कोविड के इलाज को लेकर के पिछले एक लंबे लगभग 1 साल से जिस एक चीज़ को जिस एक थेरेपी या एक जिस ट्रीटमेंट को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उठते रहे हैं, वो है प्लाज़्मा थेरेपी। बहुत सारे पेशेंट्स में इस थेरेपी को इस्तेमाल किया गया और असर भी देखा गया। वहीं बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये थेरेपी बहुत कारगर नहीं है, खास तौर पर कोविड के पेशेंट्स में। इवन आईसीएमआर ने भी कहा है कि ये बहुत असरदार नहीं है। ऐसे में बहुत लोगों के मन में ये सवाल है कि प्लाज़्मा थेरेपी जो है वो कोविड पेशेंट्स के लिए एक्चुअल में कितनी असरदार है और इसका इस्तेमाल करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर डॉक्टर आरएन मकरू। डॉक्टर साहब फिलहाल प्रेसिडेंट हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन के। इससे पहले वो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ट्रांसप्लांट इम्यूनोलॉजी के हेड रहे अपोलो हॉस्पिटल में और देश के काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी सवाल हमारे मन में है इस विषय को लेकर के वो उन सबके जवाब यहाँ पे हमें दे पाएंगे। सर, स्वागत है आपका हेल्थोपीडी के स्पेशल ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग प्रियंका जी। वेल, थैंक यू वेरी मच। आपने आज हम इस विषय पर, ये बड़ा हॉट टॉपिक है, इस पर हम क्योंकि लोगों की जानकारी इसमें अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इस विषय को अच्छा उछाला जाता है आजकल प्लाज्मा थेरेपी पर। मतलब लोग इधर उधर घूमते रहते हैं प्लाज्मा के लिए। तो इस विषय पर बात करना, ताकि लोगों को जागृत करना है क्या, ये अच्छा रहेगा। जी जी। तो सर, सबसे पहला सवाल जो किसी भी आम आदमी के मन में आता है कि वो प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअल में है क्या और ये किस किस बीमारी में काम आती है? ये जो प्लाज्मा थेरेपी, ये आज का नहीं है, पिछली 20 सेंचुरी से चल रहा है। तो एक्चुअली ये जो हम इसको कहते हैं कन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी। कन्वल्सन प्लाज्मा थेरेपी का मतलब है कि एक आदमी जब उसको इन्फेक्शन होता है, फिर जब वो रिकवर करते हैं, फिर उसका प्लाज्मा लिया जाता है, वो फिर दूसरे आदमी को दिया जाता है जो उस बीमारी के अगेंस्ट उसको रिकवर होने में। एंड इसको एक्चुअली हम कहते हैं पैसिव इम्यूनोथेरेपी। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल जो इसकी है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अगर हम इम्यूनिटी के हिसाब से इसको जानकारी ले लें, हमारे पास दो किस्म की इम्यूनिटी होती है। एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी है, दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, आप जैसे कि हम अभी आजकल वैक्सीन लगा रहे हैं, उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी है। वहाँ पर हम इंजेक्ट कर रहे हैं एक वैक्सीन को, उससे इंसान का जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्ड करता है, तो एंटीबॉडी बनाता है। जबकि कन्वल्सन इम्यूनोथेरेपी में हम एंटीबॉडी ही देते हैं। एंटीबॉडी देते हैं, जो उसके शरीर में वो एंटीबॉडी जाती है, वो जो उसका वायरस है उसके साथ टैग करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। ये डिफरेंस है। पहले जब ये पहले 20 सेंचुरी में पहले शुरू हुआ था, इसको यूज किया गया हेपेटाइटिस सी के लिए, पोलियो के लिए, मम्प्स के लिए। फिर 2009 में इसका H1N1 के लिए यूज किया गया। फिर उसके बाद इबोला वायरस जो अफ्रीकन कंट्रीज में है उसके लिए यूज किया गया। एंड फिर उसके बाद जब हमारी 2019-20 में कोरोना वायरस आ गया, तो इसके ऊपर भी इसका उपयोग शुरू हुआ। पहले जब शुरू किया तो लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में ये पाया गया कि इसमें थोड़ा इम्पैक्ट है। मगर उसके बाद जब रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हो गई है, जो हमारे देश में भी सबसे बड़ी स्टडी जो हुई थी वो थी प्लस ट्रायल, और उसके बाद जो यूके में होगी, जो ऑक्सफोर्ड में हो गई, तो वो रिकवरी ट्रायल थी, और अर्जेंटीना में भी होगी। तो उसमें ये पाया गया, दैट वाज अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो होगी है, उसमें ये पाया गया कि इसमें कोई एविडेंस ऐसा नहीं मिला कि इस स्टडी का कोई फायदा है। मतलब उसका ये देखा गया, इसमें जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी है, इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं आया। अब जो हम प्लाज्मा जब हम देते हैं, एक्चुअली ये पहले इसका इम्पैक्ट ये देखा गया कि जो पहले हफ्ते में ही, मतलब इन द फर्स्ट कपल ऑफ द डेज सून आफ्टर द इन्फेक्शन, मॉडरेट केसेस में हमने ये किया कि उनको हम ये प्लाज्मा रिकवर्ड प्लाज्मा कन्वल्सन प्लाज्मा जो है, इसको हम पेशेंट को देते हैं जस्ट टू न्यूट्रलाइज जो उसमें वो वायरस होता है उसको, बिकॉज उसमें जो उस वक्त वायरेमिक फेज होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये शुरू किया है। अब जो हमारी स्टडीज है, अब जैसे हमारे देश में जो ये प्लाज्मा बनता है,
ये हमारे दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं है कि वहाँ पर जैसे कि उनमें सेंट्रलाइज टाइप ऑफ द कलेक्शन होती है। वहाँ एक ब्लड बैंक में मतलब जो सेंट्रलाइज ब्लड बैंक है वहाँ पर ही ये प्लाज्मा पूरा कलेक्ट किया जाता है, फिर वो कन्वर्सन प्लाज्मा दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजा जाता है। वो पेशेंट को फ्रॉम पिलर टू पोस्ट नहीं जाना पड़ता है कि वो हमें पेशेंट को कहेंगे आप प्लाज्मा लाओ ये लाओ, वहाँ पर अस्पतालों में ये प्लाज्मा उपलब्ध होता है हर वक्त। अगर वो डॉक्टर जो क्लिनिशियन होता है वो चाहता है कि मैं अपने पेशेंट के ऊपर इस प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करूंगा, वो अपने ब्लड बैंक से उस प्लाज्मा को लेके अपने मरीज को देता है। मगर हमारे इस देश में अनफॉर्चुनेटली क्या है, जब एक डॉक्टर क्लिनिशियन अपने पेशेंट को मरीज को अपना प्लाज्मा देना चाहता है वो ब्लड बैंक को कहता है और ब्लड बैंक से पहले अपने रिलेशंस को उनके बताना, एंड दैट मेक्स रिलेशन टू गो फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट। इससे बड़ी मतलब वो जो पेशेंट के ऊपर उसको बड़ी परेशानी हो जाती है उस वक्त। एंड एक्चुअली इट इज अ सॉर्ट ऑफ एन वॉकिंग डोनर प्रोग्राम। हमारे देश में इसके लिए सबसे अच्छी चीज अगर इस स्टडी के लिए है, वी शुड हैव गॉट दिस, ऑल्दो हमने क्रिएट किए हैं प्लाज्मा बैंक्स जो जैसे ILBS में है, दूसरे अस्पतालों में है, बड़े बड़े अस्पतालों में जैसे अपोलो है, मैक्स है, उन्होंने उनके पास है। बट क्या हुआ, हर एक हमारे इस कंट्री में बहुत से ब्लड बैंक्स है, 3000 ब्लड बैंक्स है। मेजॉरिटी ऑफ द ब्लड बैंक जो कंपोनेंट्स बनाते हैं उसमें लाइसेंस है ये प्लाज्मा बनाने की। अब जब उन्होंने देखा कि हम भी प्लाज्मा बना सकते हैं तो हर एक ने प्लाज्मा बनाना शुरू किया। अब इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है। एक, जब हमें ये प्लाज्मा देना है मरीज को, हमें ये देखना है उस मरीज में कि उसके पास पहले ही तो नहीं एंटीबॉडी। जब एक मरीज को इन्फेक्शन होता है मरीज अपने में एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है, तो भी क्या होता है अगर उसके शरीर में पहले ही एंटीबॉडी बनी है तो इस प्लाज्मा थेरेपी का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। ये तब दिया जाता है अगर मरीज में एंटीबॉडी नहीं है, फिर उसके अंदर सिर्फ एंटीजन है, मतलब वो जो वायरस है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये एंटीबॉडी, हाई टाइटर्ड एंटीबॉडी जो उस डोनर में, जिस डोनर से प्लाज्मा लिया जाता है, वो एक प्रोटोकॉल होता है कि हम उस मरीज, उस डोनर से जो जिस मरीज मतलब जो डोनर होता है जो जिसको कोविड हुआ हो वो रिकवर होता है पहले। वो रिकवर होने के बाद 14 दिन के बाद जब पूरी तरह वो स्वस्थ हो उससे ये प्लाज्मा लिया जाता है। मगर उस वक्त हम देखते हैं कि उसके अंदर जो वो एंटीबॉडीज है वो एडिकेट मात्रा में है, उसका टाइटर अच्छा है, हाई टाइटर्ड एंटीबॉडी, तब ही वो लिया जाता है। अगर वो हाई टाइटर्ड एंटीबॉडी नहीं है वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर हम वो वैसे ही वो लेके दे देंगे, देयर इज अ चांस कि जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि ये म्यूटेंट है, अगर वो एंटीबॉडी उसमें टाइटर अच्छा नहीं है, देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो जो हमारे पास जो वायरस है वो एस्केप हो सकता है एंड इट कैन फॉर्म ए म्यूटेशन एंड दैट कैन रिजल्ट इनटू, जैसे कि आजकल कहते हैं हमारे म्यूटेंट बन गए हैं, वो ऐसे हो सकता है। जी। सर अगर हम लोग सीधा-सीधा पूछें इसके बाद, ये आपने बताया कि कुछ मरीजों में फ़ायदा है, कुछ में नहीं है। लेकिन अगर मैं सीधा ये सवाल करूँ कि कोविड के मरीजों में प्लाज़्मा थेरेपी कितनी असरदार है या है भी या नहीं? तो इस पर आपकी क्या राय होगी? जैसे कि मैंने अभी कहा कि जो सबसे बड़ी ICMR की स्टडी, वर्ल्ड की स्टडी जो हमारे देश में ही हो गई है, प्लेसिड ट्रायल, उसका जो अभी जिसके विषय पर आजकल बड़ी चर्चा हो रही है, उसमें ये पाया गया कि मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी में जैसा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखा गया है। और बट जैसे कि मैंने कहा है, अब ये स्टडी की मतलब जैसे जैसे मैंने कहा इसमें कोई फ्लॉज है नहीं है, बट क्योंकि हर एक ने इसका एक प्रोटोकॉल होता है, जब भी स्टडी होती है हर एक प्रोटोकॉल के हिसाब से की गई हुई। अब उन्होंने पा लिया है, अब वो देखते हैं नहीं हमें इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। बट देयर वर अदर ऑब्जर्वेशन स्टडीज जो यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो, दूसरे देशों में भी होगी है, उन्होंने वहां पहले पहले देखा था कि अगर हम हाई टाइटर्ड एंटीबॉडी जो जो प्लाज्मा देते हैं इन द अर्लियर फेज, इन द फर्स्ट वीक, उन्होंने देखा था कि उन पेशेंटों में दे हैड फाउंड
some good impact. ये उनको जैसे कि hospital stay in the was reduced, oxygen saturation उनकी बहुत ठीक हो गई थी. So they had found, and that made them to go to these randomized control trials. फिर randomized control trial में जिसमें उसमें क्या होता है, एक मरीज, एक सेट ऑफ पेशेंट को कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ प्लाज्मा भी दिया जाता है, दूसरे सेट को सिर्फ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जाता है, उसमें प्लाज्मा थेरेपी नहीं है. उसमें ये देखा गया कि दोनों स्टडीज को जब एंड टू एंड फिर एनालाइज किया गया, ये देखा गया कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है. जी। लेकिन फिर भी किन किन मरीजों को दी जाती है एडवाइस? जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम होती है, कोई मॉर्बिडिटी जिसमें कुछ मेडिसिन है जो वो इस्तेमाल शायद नहीं कर सकते, उनको नहीं दे सकते. तो जहां तक बेसिकली ये कोविड का इम्पैक्ट अगर किसी में कोमॉर्बिडिटी हो, जैसे किसी का डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किडनी है, उनमें इसका ज्यादा इम्पैक्ट होता है. उनको जो ही हम, इसीलिए उनको हम कहते हैं, जो ही अगर ये बॉर्डरलाइन जोन होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन का बिटवीन, अगर वो 93 के 94 से कम आ जाता है, उनको हम, अगर कोमॉर्बिडिटीज है, उनको हम कहते हैं दे शुड गेट इन कांटेक्ट विद द हॉस्पिटल सो दैट दे कैन बी बेटर मैनेज. इसलिए उन पेशेंटों में जो ही वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, उनमें वहां डॉक्टर कहता है यार should we start the plasma therapy. अब उन पेशेंटों में, क्योंकि ये जो स्टडीज हो गया, उनको भी उनमें ले लिया है, उनमें भी देखा गया है कि इसका इम्पैक्ट है कि नहीं है. अब उस स्टडीज को जितना एनालाइज उन्होंने किया है, उसमें भी उन्होंने ये देखा इतना ज्यादा असर नहीं है. जी सर, अगर मैं ये पूछूं कि जो कोविड के मरीज हैं और उनके लिए कोई अगर प्लाज्मा डोनेट करना चाहता है, तो उनके लिए नियम क्या है? जैसे कि आप शुरुआत में भी कुछ चीजें बता रहे थे कि हम ये चीजें कंसिडर करते हैं, तो अगर एक बार हम बता पाए कि ये चीजें होती हैं जिनका कि ध्यान रखा जाता है, ये दे सकते हैं या नहीं दे सकते, क्या नियम होते हैं प्लाज्मा डोनेशन के लिए कोविड पेशेंट्स के लिए? देखिए, एक चीज है, जो एक प्लाज्मा डोनर, कोई कन्वल्सन प्लाज्मा डोनर है, कौन आदमी दे सकता है? जो पहले कोविड जिसको हुआ हो, उससे वो अच्छी तरह रिकवर हुआ और उसके बाद 14 डेज के बाद वो अपनी प्लाज्मा का दान दे सकता है. उससे पहले, दान करने से पहले, जब वो ब्लड सेंटर में चला जाता और किसी अच्छी फैसिलिटी में जहाँ पर प्लाज्मा लेने की ये वो होती है, वहाँ पर उसके कुछ टेस्ट लिए जाते हैं. मतलब उनका पूरा हिस्ट्री ली जाती है, उसको कोई इन्फेक्शन न हो. He meets all the donor selection criteria है, he has to meet it as per our Drugs and Cosmetic Act. कोई हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस नहीं होनी चाहिए, कोई फीवर नहीं होना चाहिए, कोई मलेरिया नहीं होना चाहिए, हाई रिस्क बिहेवियर नहीं होना चाहिए. फिर उसके बाद उसका पहले सैंपल, एक्चुअली हमारे में, जैसे मैंने कहा ना, उसको हम पहले उस डोनर की एंटीबॉडी टेस्ट हो, कोविड एंटीबॉडी टेस्ट होगा. अगर उसकी कोविड एंटीबॉडी टाइटर एडुकेट है, हाई है, तब भी लेना चाहिए, अदरवाइज, और उसके इन्फेक्शस मार्कर्स टेस्ट किए ले रहे हैं. अब उसका वो प्लाज्मा लेके एक्चुअली इट गेट्स इनटू द क्वारंटीन. इसमें पूरे टेस्ट करने के बाद ही, जब उसकी HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी पूरे टेस्ट हो गए, तब तक वो प्लाज्मा लेके क्वारंटीन में रहता है. जब उसको अच्छी तरह मतलब जांच की जाती है, तभी वो दूसरे उस कोविड पेशेंट को, जिसको हम पैसिव इम्यूनोथेरेपी देना चाहते हैं, जिसको हम ये प्लाज्मा थेरेपी देना चाहें, हम दे सकते हैं. तब तक एक्चुअली नहीं है. जैसे जब पहले मैंने कहा, ये प्लाज्मा शुड बी अवेलेबल. अगर हम प्लाज्मा थेरेपी शुड बी ऑलवेज अवेलेबल इन द ब्लड सेंटर और हॉस्पिटल, जिसके जो प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग करना चाहता है अपने मरीज. और इसलिए एक्चुअली हर एक मरीज जो मतलब कोविड से रिकवर होता है, it also becomes his responsibility that they should go to any plasma bank or any blood center and go and volunteer themselves as a plasma donor, and so that this plasma donor can, मतलब ये प्लाज्मा जो कन्वल्सन प्लाज्मा उस सेंटर में, उस ब्लड बैंक में एडुकेट नंबर पर हो, और वो जो प्लाज्मा बैंक है दूसरे इसको अपने अस्पतालों में भेज दे, जहां पर कोविड पेशेंटों का इलाज
होता है। और वहां पर जब अगर डॉक्टर मुनासिब समझता है कि मुझे अपने मरीज को कन्वल्सेंट प्लाज्मा देना है, वो अपने ब्लड सेंटर को उसके साथ राब्ता करके पेशेंट के लिए वहां से प्लाज्मा मंगा देगा, और उस वक्त मरीज के रिलेशन को पिलर टू पोस्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। बट उसके लिए हमारे सब कम्युनिटी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। दे हैव टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वी आर नॉट ओनली बॉर्न फॉर सेल्फ बट वी हैव सम कमिटमेंट टू अदर फेलो बीइंग्स। स्पेशली आज के इस दौर में इसका ज्यादा महत्व है। जी। बट सर यहाँ पर ये सवाल थोड़ा-सा मन में आता है कि कहीं न कहीं कि क्योंकि अभी ये चीज़ क्लियर नहीं है। ख़ास तौर पे जब आईसीएमआर ने भी बोला है कि अभी बहुत हम इस चीज़ को लेकर के श्योर नहीं है कि इसका फ़ायदा है भी कि नहीं। तो ऐसे में अगेन फिर से कन्फ्यूज़न आ जाता है मन में कि प्लाज़्मा डोनेट करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? देखिए, जैसे कि आजकल पहले-पहले जो स्टडीज़ होगी, जैसे कि ऑब्ज़र्वेशनल स्टडीज़ होगी, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल की भी स्टडीज़ आ गई है, उनने देखा कोई थोड़ा फ़ायदा हो गया। अब कुछ लोग हैं जिनमें फ़ायदा हो गया, एंड एक्चुअली जब ये पहले शुरू हो गया, इट वाज़ एज़ एन व्हाट वी कॉल इन्वेस्टिगेशनल ऑफ लेबल स्टडी। जब ये मतलब पहले-पहले शुरू होगी, बट जिसको ऑफ लेबल इसलिए किया ताकि हर एक इसको जांच में लाए, हर एक देखेगा। तो सम पीपल एज पर बाय रिपोर्ट, मुझे बहुत से लोग अपने कुलीग कहते हैं, क्योंकि ब्लड सेंटर जो ये प्लाज्मा बनाता है, एक्चुअली उनके पास जब तक रुकेश जो है ना, क्लिनिशियन ही बेचता है। जो डॉक्टर मरीज को इलाज करता है, जब तक वो रुकेश ब्लड सेंटर को नहीं देता है, वो ब्लड सेंटर अपने को खुद प्लाज्मा नहीं दे सकता है। उनके पास रुकेश आएगी, वो इवेल्युएट करते हैं। सो क्लिनिशियन का ये फर्ज बनता है, दे हैव टू सी, उसको ये जांच करनी है कौन सा मरीज एलिजिबल है इस प्लाज्मा थेरेपी के लिए, जिसको उसको देना है, नहीं देना है। ब्लड सेंटर इसका ये नहीं है। ब्लड सेंटर कैन मेक देम, और फॉर एग्जांपल एक पेशेंट का भी प्लाज्मा एंटीबॉडी देखनी है। अगर किसी पेशेंट में ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गई है, उसको प्लाज्मा थेरेपी देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी उसमें एंटीबॉडी कम है, तब भी उसको दिया जाए। अगर डोनर में जब वो प्लाज्मा के लिए देने के लिए आता है, उसमें न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का टाइटर कम है, तो उससे प्लाज्मा लेने का कोई फायदा नहीं है। उससे ये देखा गया, एंड ये जो म्यूटेंट्स हम कहते हैं, एक्चुअली ये उससे बन जाते हैं जब वो टाइटर कम होता है, कि वो जो ही हम पेशेंट को देते हैं, वो उस वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं करते, वो एस्केप होता है, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट इज कॉल्ड एस्केप म्यूटेंट। वो म्यूटेशन हो जाती है तो दूसरा वायरस बन जाता है, जो आजकल के जैसे विषय में हम कहते हैं डबल म्यूटेंट, वो हमने कह दिया यूके म्यूटेंट, अफ्रीकन म्यूटेंट, ब्राजील म्यूटेंट, वह ऐसे हो जाता है। सो दैट इज आल्सो अ पॉसिबिलिटी। जी। सर अगर कोई प्लाज़्मा डोनेट करना चाहता है तो वो अपनी कोविड नेगेटिव होने के बाद कितने दिन के बाद मिनिमम कर सकता है और मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? क्योंकि इसे लेके भी बड़ा कन्फ्यूजन है कि 3 महीने है या 6 महीने है? नहीं, एक्चुअली जो आईसीएमआर की गाइडलाइंस है, आईसीएमआर ने कहता था 4 महीने तक। कोविड जब नेगेटिव होता है, कोविड नेगेटिव होने के बाद वो 4 महीने तक देता है, बट उसमें भी जांच ये जरूरी है कि उसका हाई एंटीबॉडी टाइटर होना चाहिए। अब हाई एंटीबॉडी टाइटर क्या है? अब ये विषय जो है कि हमने आईसीएमआर ने कहा इट शुड बी हैव अ टाइटर ऑफ 1/64, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से जो किट्स है, दे आर क्वालिटेटिव टेस्ट, दे आर नॉट क्वांटिटेटिव टेस्ट, उसमें टाइटर नहीं होता। अभी अब मैं जितने भी आजकल जैसे एबर्ट्स की किट है या डाइसोरिन की किट है, हर एक का अलग अलग कट ऑफ लेवल है। जो उनका कट ऑफ लेवल है वो मिनिमम एबर्ट का 50 है, एंड 50 इज कोरिलेटिंग विद से रफली अराउंड 50। और उससे ज्यादा जो होता है उसमें हम कहते हैं जब तक वो 1/800 से ऊपर नहीं होता तब तक नहीं लेना चाहिए, ताकि एडिकेट हाई टाइटर होना चाहिए, तब भी वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जी। तो ये नेगेटिव होने के तुरंत बाद कर सकते हैं डोनेट या फिर उसके लिए कुछ वक़्त इंतज़ार नहीं, करना है? उसके देखे जो ही वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होने के बाद 14 दिन के बाद, एंड ही हैज टू बी इन द परफेक्ट गुड हेल्थ, सो दैट उसको कोई किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी इन अ गुड हेल्थ,
एंड शुड बी मीट ऑल डोनर सिलेक्शन क्राइटेरिया। जैसे मैंने पहले भी कहा, उसको किसी किस्म की बीमारी नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म का हाई रिस्क बिहेवियर नहीं होना चाहिए, जैसे कि उसको कभी पीलिया नहीं हुआ होना चाहिए, कभी उसको HIV हेपेटाइटिस कोई वो नहीं होनी चाहिए, और कोई मतलब दवाई वो जिसका इम्पैक्ट हो वो नहीं करना, किसी किस्म की तकलीफ नहीं होती है होनी चाहिए उसको तभी, क्योंकि ही हैज टू वी हैव टू सी the impact of this plasma donation on the donor as well as the impact of that plasma which goes to the patient। अब इसमें ये देखा बाय एंड लार्ज हम प्लाज्मा मेल से ही लेते हैं हमारी इस देश में, हम फीमेल से यूजुअली नहीं लेते हैं, बिकॉज स्पेशली it should not be taken from the multiparous। Yes, we can take it from the unmarried ladies, so that the possibility of HLA antibody जिससे वो ट्रैली होती है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड एक्यूट लंग इंजरी का इम्पैक्ट जो होता है वो नहीं हो, वो उसको बचाने के लिए हम सिर्फ आदमियों का प्लाज्मा है या नैलीपेरस टाइप ऑफ द लेडीज उनसे ही लेते। जी, जी। सर, इसको अगर थोड़ा और विस्तार से बता पाएँ कि जो आपने कहा कि हम सिर्फ़ आदमियों का लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसकी क्या वजह है? अगर आप थोड़ा-सा एक आम आदमी की भाषा में इसको समझा पाएँ तो बेहतर रहेगा। मैंने कहा बेसिकली एक एंटीबॉडी होती है HLA एंटीबॉडी। HLA एंटीबॉडी क्या होता है, जब प्रेगनेंसी होती है या किसी को ट्रांसफ्यूजन लगता है, ट्रांसफ्यूजन और प्रेगनेंसी होने के बाद HLA एंटीबॉडी शरीर में बन सकती है। अब जब आदमी अपनी डोनेशन कभी करता है, ये एंटीबॉडी जब फिर अपनी किसी पे ब्लड के थ्रू पेशेंट में चली जाती है, इट कैन इंड्यूस ए कंडीशन, उसको कहते हैं हम HLA ट्रैली हो सकती है, ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड लंग इंजरी। पेशेंट को बिकॉज जब भी ये हम कन्वल्सेंट प्लाज्मा देते हैं कि कोई भी ब्लड एक टॉनिक नहीं है, देयर आर इनहेरेंट रिस्क, और रिस्क ये हो जाती है किसी पेशेंट को जो ही हम प्लाज्मा चढ़ाते हैं या ब्लड चढ़ाते हैं उसको एलर्जिक रिएक्शन हो जा सकती है, उसको फिब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होती है, टैको हो सकता है, ट्रैली हो सकती है, इन ट्रांसमिशन ऑफ दीज इन्फेक्शन। जैसे कि अगर हमारे ये बहुत एक और जरूरी चीज है, जो भी ये प्लाज्मा हम कलेक्ट करते हैं इसका बिसाइड सीरोलॉजिकल टेस्ट जो इलाइजा टेस्ट होता है जो मैंडेटरी है, इसकी नेट टेस्टिंग भी होनी जरूरी है, जो न्यूक्लिक एसिड टेस्ट हम कहते हैं, बिकॉज टू प्रिवेंट द विंडो पीरियड ट्रांसमिशन ऑफ HIV हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, बिकॉज दैट इज एक तरह से हम आदमी को बचाना चाहते हैं कोविड से। अगर हमने कल किसी को हेपेटाइटिस B या C या HIV दे दिया, वो उसके लिए बड़ा जान वो बड़ा खतरा दे सकता है। जी। सर, यहाँ मेरे मन में एक सवाल है, वो ये है कि क्या अगर कोई कोविड से नेगेटिव होता है तो 15 दिन के बाद डोनेट करता है, दूसरा बंदा है जो 2 महीने के बाद डोनेट करता है, तीसरा जो 4 महीने के बाद डोनेट करता है, तो ये जो टाइम फ्रेम है, क्या इसका भी फ़र्क पड़ता है एंटीबॉडीज़ पे या क्वालिटी पर? बेसिकली एंटीबॉडी जो है, एक आदमी जो ही आफ्टर रिकवरी ऑफ द कोविड उसके बाद 14 दिन जो हम नॉर्मली आफ्टर 28 डेज अपने खून का प्लाज्मा का दान कर सकता है। उस वक्त जैसे मैंने कहा, हम उस वक्त उनकी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी जो टाइटर देखते हैं, अगर उसका न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी सही है उसको हम कहते हैं कि वो 2 हफ्ते के बाद अपने प्लाज्मा का दान करने के लिए और आ सकता है, और अगर उस वक्त भी उसका टाइटर ठीक है उसको हम और कह सकते हैं वो और आ सकता है। एंड बट उसे हमें उस डोनर का सिर्फ एक जांच, एक तो पूरे टेस्ट होंगे और उसका हमें सीरम प्लाज्मा प्रोटीन लेवल देखनी होती है, क्योंकि उसका एडिकेट प्लाज्मा प्रोटीन होना चाहिए, वो मोर देन 6 ग्राम्स, अदरवाइज उसका इम्पैक्ट उस डोनर पर हो सकता है, उसका प्लाज्मा प्रोटीन लेवल प्लाज्मा बार बार लेने से कम हो सकता है। उसको बचाने के लिए हमें उसका वो प्लाज्मा लेवल देखना पड़ता है। जी। अगर कोई वैक्सीनेशन कराता है तो वैक्सीनेशन कराने के कितने दिन के बाद प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं? नहीं, एक आदमी जिसको अगर कोविड हुआ है फिर उसके बाद वो वैक्सीन लेता है, एक्चुअली कोविड के बाद अब जो नई गाइडलाइंस आती है 6 महीने के तक तो वो उसको वैक्सीन नहीं लगती, तो वो कहते हैं इसकी इज इम्यून। अब मैं अपनी बात करूंगा, मेरा दिसंबर में कोविड हो गया था और उसके बाद
गाइडलाइंस थी कि हम 2 महीने के, ऑल्दो आई हैड अ वेरी गुड टाइटर, वेरी हाई टाइटर ऑफ द एंटीबॉडीज, क्योंकि मैंने अपना बार बार किया, एंड बट चूंकि सबने कहा नहीं, हेल्थ केयर वर्कर है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स है, हमें लेना चाहिए, सो हमने भी वैक्सीन ले लिया। मगर अब जो नई गाइडलाइंस आ गई उसमें ये कहा कि अगर किसी को कोविड हो गया है, ही कैन वेट फॉर 6 months एंड आफ्टर 6 months वी कैन गो फॉर द वैक्सीन। बट अगर किसी को कोविड हो गया फिर वैक्सीन लिया, वेल ही इज नॉट अ कैंडिडेट फॉर द प्लाज्मा कन्वर्सेंट प्लाज्मा थेरेपी। जी, ऐसा क्यों सर? क्या वजह है इसकी? क्योंकि ये जो मैंने कहा ना, ये जो एंटीबॉडी है जो प्लाज्मा से बनती है, जो मतलब कोविड से बनती है, वो डिफरेंट है कंपेयर टू वन विच वी गिव थ्रू वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से जो है हम एक्टिव इम्यूनाइजेशन करते हैं, वो प्लाज्मा से जो एंटीबॉडी बनती है दैट इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ अ पैसिव। हम जब पेशेंट को देते हैं हम एंटीबॉडी, बेसिकली जो प्लाज्मा लेते हैं ना, हम एंटीबॉडी कलेक्ट करते हैं, वो वैक्सीन से भी बनती है, बट दैट इज अ डिफरेंट दिस थिंग। जी। सर अभी आपने जैसा कि बताया कि कुछ लगभग 6 महीने तक माना जा रहा है कि वैक्सीन नहीं ले सकते जो पॉजिटिव हुए हैं। तो ये यहाँ आज की ये नई गाइडलाइन जो गवर्नमेंट जी, की अभी बिल्कुल। आ गई है कि अब उन्होंने कहा कि नए गाइडलाइन के हिसाब से एक आदमी जब कोविड से वो ठीक होता है, देन ही कैन वेट फॉर 6 months फॉर गेटिंग द वैक्सीनेशन। बट आई फील अगर उसकी एंटीबॉडी लेवल ड्रॉप होती है, अगर उसके पास सुविधा है, ही शुड गो फॉर द वैक्सीनेशन आफ्टर मे बी कपल ऑफ मंथ्स। हाँ, क्योंकि इससे पहले नॉर्मली माना जाता था कि शायद 3 महीने तक जो है वो रहता हाँ, है उसका तीन 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 रहता है। तीन, हाँ हाँ, हाँ हाँ अभी 6 महीने की बात हो रही है तो फिर अगेन ये थोड़ा लोगों के हाँ मन में हाँ हाँ। कन्फ्यूजन हो सकता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अभी तो कहा कि कोविशील्ड की दे हैव आस्क्ड दैट वी कैन वेट फॉर 8 to 12 वीक्स। यूके में वो वहां पर भी 12 वीक्स है, मेरे बच्चे हैं वहां पर, उनको वहां पर कहते हैं 12 हफ्ते, उन्होंने रिड्यूस कर दिया 8 वीक्स, नॉट बिकॉज कि इसके लिए वहां हमारे यहाँ ये जो बढ़ा दिया ये शॉर्टेज की वजह से नहीं है, बट ये पाया गया है कि एक आदमी जिसको वैक्सीन लगती है 3 महीने के आफ्टर 8 वीक्स और सो 12 वीक्स, द एंटीबॉडी टाइटर ज्यादा बढ़ जाता है, अच्छा बनता है, एंड दैट इज व्हाई यूके में उन्होंने पहले 12 वीक्स ही रखा था, बट नाउ व्हाई दे हैव रिड्यूस्ड इट, बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट दिस वैक्सीनेशन फॉर देयर पीपल बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ अगस्त और सो दैट, बिकॉज बेसिकली जैसे यूएस में भी उन्होंने कहा अगर हर एक का 2 बार वैक्सीनेशन हुआ, दे कैन मूव अराउंड विदाउट मास्क एंड ऑल दैट। अभी मैं वहां, अभी हम अपने देश में ये कहते हैं ना वैक्सीनेशन, यूएस में भी ओनली 36% ऑफ द पॉपुलेशन हैव रिसीव्ड डबल डोज वैक्सीनेशन टुडे अभी तक, हर एक वैक्सीनेटेड नहीं है, जैसे कि हमारे देश में हर एक कहता है हर एक को, ये मुमकिन नहीं है, किसी भी देश में मुमकिन नहीं है कि स्पेशली हमारा देश इतना बड़ा है, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है, इसमें सबको वैक्सीनेशन करने में इतने, इट इज, पहले पहले तो लोग आते नहीं थे, आई रिमेम्बर हमारे अस्पताल में वैक्सीन का सेंटर खुला रहता था, लोग आते ही नहीं थे, कभी शाम तो वो हमने वॉयल अगर खोल दी होती फिर वो जाया हो जाती है, पहले पहले पता नहीं क्यों लोग अब हर एक वैक्सीन लेना चाहता है, पहले पहले जो देयर वाज अ हेजिटेशन, अब बहुत हद तक ये हेजिटेशन दूर हो गई है, अब हर एक वैक्सीन लगाना चाहते हैं, यह हमारे मुल्क की परंपरा ही है, हम जब जाते हैं हर एक जाता है दौड़ में तो जाता ही है, पहले पहले हिचकिचाहट होती है, जिस ये परेशानी उसको अब मुझे लगता है लोगों ने समझ लिया है कि अगर बचाव है वो वैक्सीन ही है। जी, जी। सर जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि जिनको इन्फेक्शन हुआ है वो तो कोविड के पेशेंट्स को प्लाज़्मा दे सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद नहीं दे सकते। नहीं तो नहीं मुझे नहीं, लगता है कि ऐसे में तो फिर आने वाले वक़्त में, क्योंकि ज़्यादातर लोग सब वैक्सीनेशन लगवा चुके होंगे, तब हमारे पास ऐसे लोग नहीं they, होंगे जो कि they, they, प्लाज़्मा। they, they basically, when people will get vaccinated, there will be no much role of this plasma therapy, because everybody will have the active immunization, they will have the antibodies, they will not get infected, why should they need the plasma therapy? So actually vaccination is the only जो जिससे हम बच सकते हैं इज अ वैक्सीनेशन, हर एक आदमी को वैक्सीन लग जाए तो कि हम हमारा पूरा देश, जब सबको लग जाए तो यह बचाव होगा,
फिर उनको ना प्लाज्मा थेरेपी की ज़रूरत है, ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये सब चीज़ें अभी बहुत से चीज़ें हैं जो मतलब लोगों को जानना है कि हम चिल्लाते हर एक चीज़ के लिए, मुमकिन नहीं है। कोई भी चीज़ अगर हो। अ, सर आप चूँकि आप बीच में हम लोग इस बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन मैं फिर से जानना चाहती हूँ कि क्या प्लाज़्मा थेरेपी के ख़ासकर कोविड पेशेंट पे अभी हम लोग फ़ोकस कर रहे हैं। कोविड पेशेंट में प्लाज़्मा थेरेपी के कोई साइड इफ़ेक्ट या नुकसान भी हैं? बिल्कुल है, मतलब हर एक प्लाज़्मा थेरेपी मैंने जैसे कहा कोई भी ब्लड प्रोडक्ट कोई टॉनिक नहीं है, इसके इन्हेरेंट रिस्क्स है। एक प्लाज़्मा जब लगता है इसीलिए जब किसी को प्लाज़्मा या ब्लड चढ़ाते हैं, हम कहते हैं पहले 15 मिनट एक उस पेशेंट को बड़ी माइन्यूटली देखना पड़ता है कि किसी उसको कोई बुखार ना चढ़े, उसको कोई एलर्जिक रैश ना आ जाए, खुजली ना हो जाए, उस वक़्त हमें ये बंद करना पड़ता है। या ट्रैली ना हो जाए, अगर ट्रैली का मतलब उसमें जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, उसमें पैचेस हो जाते हैं या उसको टैको हो जा ओवरलोड हो जाता है। ये सब चीज़ें हमें ये सब इस प्लाज़्मा थेरेपी के जो हम कहते हैं दीज़ आर द इल इफेक्ट्स ये हो सकती है। इसलिए कोई भी ब्लड प्रोडक्ट जैसे कि अब मतलब जब मैं अपनी लोगों को मतलब जब हम मैं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रमोशन के लिए हम जाते हैं, हम लोगों को कहते हैं अपने खून का दान करना चाहिए। दान करने के फ़ायदे हमें मुझे लोग अक्सर कहते हैं, यार हम अपना खून क्यों दे दें? मैं उनको जब ये बताता हूँ, ये देखो खून देने के क्या फ़ायदे हैं। अब देखिए हमारे पास लोग आते हैं अपने खून का दान करने के लिए, जो ही वो आ जाते हैं, पहले हम उसको हिस्ट्री पूछते हैं। उसके बाद हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन करते हैं, हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हम अक्सर 100 में से 4-5 लोगों को हम देखते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, हाइपरटेंशन होता है। उनसे हम कहते हैं यार आप अपने खून का दान नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम उसको कहते हैं थोड़ी देर वेट कर दो, हम और चेक करते हैं। फिर जब हम दोबारा भी चेक करते हैं, उसका देखते हैं नहीं हाँ, उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। फिर हम उसको कहते हैं आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, अपना जाँच कराओ, क्यों आपका ब्लड प्रेशर है, आपका हाइपरटेंशन है। अब देखो अगर वो ब्लड बैंक में आ गया, तो उसको अपनी उसके बाद अपना उसका हीमोग्लोबिन की खून की मात्रा पता लगती है कि हीमोग्लोबिन कितना है। अगर उसका हीमोग्लोबिन 12.5 ग्राम से कम हो, उसे अपने खून का या प्लाज्मा भी नहीं दे सकता। अगर उसके 12.5 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होगा, वो अपने खून का दान नहीं कर सकता। इसको वो भी पता लगता है। फिर उसके बाद उसके ब्लड की पूरी वो जो इन्फेक्शंस मैंने कहा, वो भी टेस्ट होते हैं। मगर उसकी जाँच उसको बाद में ही है। अगर जब हम पहले तो हम उस वक़्त जब वो आता है, उस वक़्त हम हिस्ट्री पूछते हैं, क्या आपको कोई हाई रिस्क बिहेवियर तो नहीं है, पीलिया तो नहीं है। बट हमारे देश में आपको पता है कोई ट्रू इतनी अच्छी तरह बोलता नहीं है, दे आर नॉट ट्रू। काउंसलिंग उसको कहते हैं हम प्री टेस्ट काउंसलिंग। उसके बाद ये ब्लड जो लिया जाता है या प्लाज़्मा जो वो मैं आपको कहता है, ये क्वारंटीन में जाता है। फिर उसके बाद ये टेस्ट जो होते हैं, वो होते हैं। And actually doing all these battery of tests which normally takes more than 6 to 8 hours. ये ऐसे नहीं है हमारे पास जैसे कि लोग कहते हैं हम गए ब्लड बैंक में खून उसी बारी दे दें वो मिल जाएगा एंड दैट इज कॉल्ड वॉकिंग डोनर प्रोग्राम दैट शुड नॉट एंड हमारे देश में जैसे कि मैं आजकल लोगों से इवन गवर्नमेंट से भी ये इल्तिजा करा हमारे पास सेंट्रलाइज ब्लड कलेक्शन एंड टेस्टिंग होनी चाहिए सो डैट हॉस्पिटल को टेस्टेड ब्लड मिल जाएगा अपने मरीज के लिए बट लोगों को भी जागृत करना बहुत जरूरी है दे हैव टू गो टू द ब्लड सेंटर्स मेक देयर कमिटमेंट एंड डोनेट ब्लड रेगुलरली हमारे यहाँ इस देश में रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का कंसेप्ट जो है बहुत कम है बाहर के देश में दे हैव रेगुलर रिपीट ब्लड डोनर्स एंड दैट इज द सेफेस्ट पॉसिबल ब्लड मगर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 1-2% ही रेगुलर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स है नैको जो हमारा नेशनल तो एड्स ये कंट्रोल बताइए कि अगर ऑर्गेनाइजेशन और है कोई फायदे पूछूं आपसे हाँ जी कि अगर ब्लड डोनेशन के और कौन-कौन हाँ से जी फायदे क्यों डोनेट करना चाहिए ब्लड? देखिए एक चीज मैं अक्सर ये कहता देखिए मैंने अपना खून को 151 बार दिया है आई डोनेटेड एंड एक्चुअली आई सेड पीपल डोनेट योर ब्लड बिकम यंग बिकॉज द मोमेंट यू डोनेट ब्लड you throw young blood into the circulation
एंड ये देखा गया है द पीपल हु कीप ऑन डोनेटिंग देयर ब्लड रेगुलरली द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक्स आर 1/3 लेस बिकॉज इट थिन्स द ब्लड। ये भी नहीं देखो, अगर हम कहते हैं 12.5 ग्राम हीमोग्लोबिन है, 13, 14, 15, 16 ठीक है, मगर अगर किसी का हीमोग्लोबिन 18 है, 19 है, उससे भी हम ब्लड नहीं ले सकते। उसको हमें पहले जांच कर दी है कि उसका हीमोग्लोबिन ज्यादा क्यों है, क्योंकि अगर ज्यादा हीमोग्लोबिन भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ये देखना है कि ये प्राइमरी है, इसका कोई काज है, कोई भी ये वो मैलिग्नेंसी होती है, इसको हम पॉलीसाइथीमिया वेरा कहते हैं, उसकी पूरी जांच होनी है। तो ये भी जरूरी है। तो ये चीजें, ये फायदे हैं। एक देखो, सबसे बड़ा फायदा है एक आदमी को इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि मैं किसी के काम आ गया। हाँ, से इससे बढ़ के क्या होना है, एक आदमी को क्या मिलना चाहिए। जी। सर, ब्लड डोनेशन तो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पर हम लोग एक सेशन अलग से बाद में करेंगे। डेफ़िनेटली काफ़ी लोगों के काम का है ये। लेकिन अभी हम लोग वापस आते हैं अपनी कोविड वाले जो हमारे क्वेश्चन्स थे उसको लेकर के। आपने बताया जैसे कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन क्या कई लोग ऐसा कहते हैं कि वायरस जो है वो उससे स्ट्रॉन्ग हो जाता है या म्यूटेट होता है। आप भी बीच में ऐसा कुछ ज़िक्र कर रहे थे। तो ये That कितना सही है? जी। basically, and these are also observation, and this is what is happening। अभी जैसे कि ये क्यों आजकल जो ICMR और ये चाहते हैं कि हमारा इरेशनल यूज ऑफ प्लाज्मा हो रहा है, इसकी ये है बेसिकली क्या हो रहा है अनफॉर्चुनेट आई थिंक। ये जो प्लाज्मा लिया जाता है, इसका जब डोनर का टेस्ट होता है, मे बी दे आर ऑन, क्योंकि जैसे मैंने कहा टेस्ट जो है क्वांटिटेटिव टेस्टिंग, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। इसका वो टाइटर जो होना है ना, हाई टाइटर एंटीबॉडी होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली मे बी दैट्स नॉट हैपनिंग सम सेंटर्स। और जब वो प्लाज्मा कलेक्ट होता है, वो पेशेंट को दिया जाता है। नॉर्मली ये प्लाज्मा हम देते हैं, इसमें एंटीबॉडी होती है टू न्यूट्रलाइज द वायरस, मगर एंटीबॉडी उस प्लाज्मा में कम होती है, वो उस वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं करते हैं, वो एस्केप होता है। जब वो एस्केप होता है, वो बिकम, उसको हम कहते हैं एस्केप म्यूटेंट। वो उसमें चेंज आती है, वो एक नया म्यूटेंट बनता है, और वो ऐसा म्यूटेंट बनता है जिसको फिर ट्रीट करना और वो डिफिकल्ट। फॉर एग्जाम्पल जो आजकल है, जिसका मतलब हम देखते हैं जो फैलता बड़ी भयानक तरीके से फैल जाता है। पहले पहले जो पिछले साल जो वायरस था, उसमें इतनी मतलब जो हम कहते हैं, अभी हम कहते हैं ये ड्रॉपलेट में है, पहले तो ऐसे नहीं था। पहले हम कहते हैं 2 मीटर की दूरी, मास्क लगाओ। अब तो आजकल 2 डबल मास्क भी लगाते हैं, पहले फिर डरते भी है, फिर भी हो जाता है। एंड इवन पीपल आर टेलिंग, आजकल ये भी कहने में शुड हुई, मतलब ये जो आजकल हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में रहते हैं और ऊपर से बिकॉज दे कमोड्स एंड ऑल दैट आर इंटरकनेक्टिंग, उससे भी क्या है, अब वो भी, उस पर भी लोग कहते हैं जो रात को अगर हम कमोड का ढक्कन रखना चाहिए, बंद रखना चाहिए, फ्लश करके, फ्लश के वक्त, वो सब चीजों का एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जी। सर, अगर मैं मिथ जानना चाहती हूँ आपसे कि जो कोविड और पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मा थेरेपी की बात करें या प्लाज्मा थेरेपी की अपने आप में बात करें, तो कौन से बड़े मिथ हैं इसको लेकर के? मिथ यही है, अब सबसे बड़ी चीज है एक मरीज को, अब मरीज को जब डॉक्टर के पास जाता है, अब मरीज को भी डॉक्टर कहेगा इसको प्लाज्मा लगना है। अब प्लाज्मा हॉस्पिटल में नहीं है, जिस हॉस्पिटल, वो बेचारा, उसके लिए कितना मुश्किल होता है। हमें भी फिर हमें वो, यार मुझे प्लाज्मा दिला दो, कहीं दिला, फिर हम उस सेंटर को कहते हैं, वो वहां से कहते हैं हम दे देंगे, मगर रिप्लेसमेंट डोनर लाइए। ये उसके लिए उस वक्त वो पहले ही परेशान होता है, वो फिर उसको वो प्लाज्मा डोनर लेने के लिए कितनी तो दुश्वारी बनती है, कितना मुश्किल होता है, उसको एक पिलर तो पहुंच जाना पड़ता है। वो सबसे बड़ी परेशानी है एक, और वो एक लेमैन है, उसको यह सब चीजें नहीं है जो आज हम ये कहते हैं, जो जैसे कि ये हम कहते हैं अब इसका ज्यादा ये रूल है। ये उस क्लिनिशियन को, एक मरीज को समझाने से पहले वो ब्लड सेंटर में रिक्वेस्ट भेजा, ब्लड सेंटर को, बिकॉज ब्लड बैंक जो है इट इज अ सर्विस प्रोवाइडर, उसको देना है, उसके पास रिक्वेस्ट आती है, किसी को ब्लड चाहे, किसी को प्लाज्मा चाहे, वो उसको देना है, उपलब्ध करना है। फिर भी जैसे कि हम ब्लड सेंटर्स में क्लिनिशियंस को
वी एजुकेट देम ऑन द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द ब्लड। अब यही प्लाज्मा है, आज ही मुझे कोई कह रहा था उसके मरीज का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। अब ये जाना, अब उसको किसी ने कहा बी नेगेटिव प्लाज्मा लाओ। अब प्लाज्मा में बी नेगेटिव बी पॉजिटिव का विषय नहीं है, पॉजिटिव लग सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब ये क्लिनिशियन को पता होनी चाहिए। अगर क्लिनिशियन को ये पता नहीं है, उसके पास वो पॉजिटिव प्लाज्मा आएगा, वो उसको कहता है ये नहीं लगेगा, वो मरीज मतलब उसका जो अटेंडेंट होता ये यार ये परेशानी है। इसलिए डॉक्टर के लिए भी जो क्लिनिशियन है उसके लिए जानकारी बहुत जरूरी है कि एक ऑल्टरनेटिव, जैसे कि अभी एक मरीज का ब्लड ग्रुप ए है, अगर ए नहीं है उसको ए बी प्लाज्मा भी लग सकता है, उसको बड़ी आरामी से लगता है। फॉर एग्जाम्पल बी ग्रुप है, उसको भी बी या ए बी लग सकता है। अब कोई पेशेंट ओ है, उसको ओ भी लग सकता है, उसको ए भी लग सकता है, उसको बी भी लग सकता है, ए बी भी लग सकता है। सी दे हैव टू नो। सिमिलरली अगर फॉर रेड सेल्स, अकॉर्डिंगली रेड सेल्स आजकल के जमाने में, क्योंकि वो इट इज एन एरा ऑफ ब्लड कंपोनेंट्स, हम पैक्ड रेड सेल देख सकते हैं और हम ल्यूकोरिड्यूस्ड रेड सेल देख सकते हैं। जैसे कि हम अभी वो ट्रैली की बात कर रहे हैं, अगर हम ल्यूकोरिड्यूस्ड ब्लड दे देंगे उसमें ट्रैली का इम्पैक्ट बहुत कम होता है। जी। सर ये एक सवाल हमारे पास है, ये पूछना चाह रहे हैं कि प्लाज़्मा थेरेपी क्या हल्के लक्षण वाले मरीजों को भी दी जा सकती है ताकि मरीज को गंभीर होने से रोका जा सके? तो ये एक्चुअली इसी पर, ये जो पहले ऑब्जर्वेशनल स्टडीज शुरू हो गई थी, उसी पर एक्चुअली पहले ये उन्होंने प्लाज्मा दिया था 3 दिन वाले मरीज को, जिसको 3 दिन का कोविड था। फिर उन्होंने देखा है अगर हाई टाइटर प्लाज्मा 3 दिन वाले मरीज को दिया गया कंपेयर टू जिसको 4 दिन हो गए थे, उनमें उन्होंने देखा, और हाई टाइटर प्लाज्मा 3 दिन वाले को दे के बाद उसमें देयर हॉस्पिटल लेंथ ऑफ द स्टे इन द हॉस्पिटल वाज रिड्यूस्ड, उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन जल्दी ठीक हो गई। सो हल्के मरीज को, बट बाय एंड लार्ज, जैसे कि मैंने कहा, बाय एंड लार्ज इफ समबडी इज डूइंग वेल, हर एक को प्लाज्मा देने की, इफ ही इज मेंटेनिंग द ऑक्सीजन सैचुरेशन अराउंड 94 and his temperature and other things have settled, and इन चीजों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आजकल देयर इज अ मिसयूज ऑफ स्टीरॉइड्स बड़ी हो जाती है, एंड हमारे में परेशानी यह है, हमें पता लगता है कि ये दवाई खाने से ठीक होता है, लोग तो स्टीरॉइड एवरीथिंग वी स्टार्ट आवरसेल्व्स। इसके लिए ये चीजें जो है, इसको इसमें लाने के लिए आदमी को डॉक्टर की सलाह लेनी जरूरी है। जी। सर आपने इतनी सारी जानकारी जो है हमारे साथ शेयर की। आई थिंक प्लाज़्मा को लेकर के, प्लाज़्मा थेरेपी को लेकर के जो बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे, उनका बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा जवाब दिया। लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आज का जो हमारा इतना लंबा डिस्कशन हुआ है, अगर मैं उससे पूछती हूँ कि उसको आप 2 लाइन या 3 लाइन में नटशेल में बता पाएँ कि प्लाज़्मा थेरेपी कितनी असरदार है और कोविड के मरीजों में इसका इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक ज़्यादा ईज़ी होगा लोगों के लिए, इस डिस्कशन का ज़्यादा फ़ायदा होगा। टू बी ऑनेस्ट, वेल, प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग बहुत मतलब अच्छी तरह, इसको मतलब एक डॉक्टर के लिए, जो क्लिनिशियन जो पेशेंट को ट्रीट करता है, उसको बड़ी उसमें उसके अच्छी जानकारी होने के बाद ही इसका उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि they should not start sort of an experimental type of the therapy. Even I tell you, when I was admitted in the hospital, my clinician told me, डॉक्टर साहब आज आपको प्लाज्मा लगा। मैंने कहा नहीं, मुझे प्लाज्मा लगाने की जरूरत नहीं है। आई बीइंग अ डॉक्टर, आई सेड नो, आई एम फीलिंग बेटर, आई थिंक आई डोंट। सो एक डॉक्टर जो क्लिनिशियन है, इट इज ही हु डिसाइड्स कि उसको प्लाज्मा लगाना है नहीं लगाना। ही शुड बी एजुकेटेड एनफ and so that he does an appropriate clinical use of the blood products, especially the plasma in the present day concept. जी। एक सर ये एक और सवाल हमारे पास आया है, ये पूछ रही हैं कि प्लाज़्मा को गवर्नमेंट जो है गाइडलाइंस में क्यों नहीं इंक्लूड करती है? क्योंकि इन्होंने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल नहीं है। तो फिर क्या रीज़न है कि डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इसे गवर्नमेंट क्यों नहीं शामिल कर रही है? Basically all these drugs, जब भी कोविड का इलाज पहले शुरू हुआ है, there is no set guideline, कोई ट्रीटमेंट कोविड का आजकल अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इट्स अ वायरल, कोई भी वायरल डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे हमारा फ्लू होता है, जुकाम होता है,
उसका भी हम कहते हैं एक्चुअली हर एक को कहते हैं घर में बैठो 2 दिन ये जुकाम आपका ठीक हो जाएगा। बट हर एक हम ये क्या करते हैं, हम तो एंटीबायोटिक भी शुरू करते हैं, हर एक चीज हर एक को एजिथ्रोमाइसिन ये सबको पता लगता है खाते हैं। सो प्राइमरी चीज है कि एक आदमी को एहतियात बढ़ना बहुत जरूरी है, मिसयूज ऑफ मेडिसिन नहीं करना है। जैसे कि हम रेमडेसिविर के पीछे पीछे वो भी देखा गया का रेमडेसिविर का भी ज्यादा रोल नहीं है। हाँ, हर एक अभी एक चीज देखा, जब इसको कहते हैं जब ये कोविड होता है, जैसे कि आपको आप पता है एक आदमी का गला थोड़ा खराब होता है, उसको बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, फिर कभी खांसी हो सकती है, फिर वो अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन इफ इट गोज डाउन एंड डाउन देन उसको पूरी जान फिर उसको हम कहते हैं अपने क्लिनिशियन के इसमें संपर्क में आ जाता है, वो अपना इलाज शुरू करता है और उसको हम अपना वो जो से वो शुरू करता है। जैसे कि लोग वो फेबिफिल्यू रेमडेसिविर तो हर एक को, अब रेमडेसिविर के पीछे ऐसे लोग पड़े होते हैं जैसे कि एक्चुअली हर एक को इन चीजों की जरूरत नहीं है, वो क्लिनिशियन कहता है कि किसको किसकी कितनी जरूरत है। जैसे कि बाहर के कंट्रीज में जैसे पहले पहले प्लाज्मा का बड़ा उपयोग हुआ था, ये नहीं हमारे मुल्क में नहीं है, वो उन मुल्कों में भी प्लाज्मा का, बट आफ्टर द वैक्सीनेशन and this thing the role of the plasma has started going down, it is not being used now, अब ज्यादा इसका उपयोग नहीं हो रहा। जी, जी। तो मुझे लगता है कि हम ये कह सकते हैं कि सारे मरीज़ों में या फिर जितना इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हल्ला मचा हुआ है, उतना इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ मरीज़ों में ये असर करता है और कुछ उसके लिए जैसे मैं आपने कहा जो क्लिनिशियन जो अपने मरीज को ट्रीट करता है, जी, उसको जी। पूरा अपना असेसमेंट लगा के एंड स्पेशली एक अपने जो अस्पताल है हमारे, हर एक अस्पताल को ये भी अपने पास हर एक लाइन ऑफ मोड ऑफ थेरेपी जैसे कि रेमडेसिविर भी है अस्पताल में उपयोग होना चाहिए। ये पेशेंट बेचारा अपने केमिस्ट का आजकल रेमडेसिविर कोई 40,000 का कहता है, कोई इसका अवेल हॉस्पिटल जो अस्पताल पेशेंट को ट्रीट करता है दे शुड हैव देयर फार्मेसी, इट शुड बी अवेलेबल देम by and large majority of us are the what is covered by the insurance and all that, तो उनको वहां से मिलना चाहिए। Why should he be made to go from pillar to post? He should get these medicines from the hospital and he should not, patient should not be basically actually जब patient कोविड का अस्पताल में एडमिट हो जाता है, relations are asked to go home, वो घर में and they are in contact with the patient on telephone, मगर उनको वहां पर घर में कहते हैं अब ये दवाई लेके आ जाओ, ये कर दो। That should not happen. They should get all those medicines, whatever the hospital patient or doctor prescribes him. It should be made available in that particular hospital. And the hospital should not shirk their responsibilities that नहीं अब patient के relation को लाना चाहिए। यही तो हर एक मतलब जो अच्छे मतलब हॉस्पिटल है, अच्छे अगर गवर्नमेंट सुविधा देना चाहती है, ये सुविधा पेशेंट को देनी चाहिए। जी। सर बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने हमारे साथ शेयर की और बहुत सारे कन्फ्यूजन थे प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के, वो सब भी क्लियर हो गए हैं और इतना वक़्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू, नमस्कार।